आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा भाग 6। असाधारण धन, वैभव, शक्ति का मिला हुआ समरूप था दीवान लिमिटेड, जिसने कभी टेक्सटाइल व्यवसाय से सूरत में शुरुआत की थी और आज कितने ही बड़े बड़े उद्योगों में उसके शेयर मौजूद थे। आज उनकी गिनती देश के 50 अरबपतियों में होती थी, बल्कि ग्लोबल लिस्ट में भी दीवान्स का परचम था। कुल मिलाकर देश की जीडीपी में उनकी अच्छी खासी भागीदारी थी। ये सेठ घनश्याम दीवान की अकेले की पिछले 40 साल की मेहनत थी। जब मध्य प्रदेश के छोटे से गांव से 100 रुपए लेकर उन्होंने सूरत में अपना पहला कदम रखा था और इस बड़े उद्योग की नींव रखी थी। फिर उसके बाद उनके बढ़ते कदमों ने किसी भी अड़चन को अपनी तरक्की में बाधा नहीं बनने दिया, जिसका परिणाम है आज दीवान इंटरप्राइजेस। और उसकी सबसे मजबूत कमान है उनका बड़ा बेटा आकाश दीवान, जिसके ऑफिस में उसके सामने बैठा अरुण अपने पिता से मिलने से पहले के लेक्चर का प्रथम प्रारूप उससे ले रहा था। आकाश उसे बता रहा था कि बिजनेस से लेकर हर जगह उनकी क्या स्थिति है और उस स्थिति से उसने जरा भी छेड़छाड़ की तो उसके पिता कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए वे क्या चाहता है उससे उनका कोई लेना देना नहीं। बिजनेस की क्या डिमांड है अब उसे वही करना है। अरुण हमेशा की तरह उसके लेक्चर से उबता हुआ पेपर वेट घुमा रहा था। तुम सुन रहे हो ना जो मैं कह रहा हूँ? अब के तीखे स्वर में वे अरुण को कहता है। हाँ सुन रहा हूँ। अब के अरुण बेहद शांत भाव में हामी भरता है, जबकि उसके रवैये से आकाश में गुस्सा भर रहा था। तभी नॉक करके एक सेवक हाथ में ट्रे लिए वहां प्रवेश करता है। वे बेहद शालीनता से झुकता हुआ उनके बीच चाय का कप रखने लगता है। वे अरुण की तरफ नहीं देखता, पर अरुण उसे देखता हुआ अचानक कुछ मुस्कुराते हुए उससे बोलता है, अरे केशव कैसे हो? अरुण के इतना पूछते वे कुछ घबरा जाता है। एक तरफ अरुण की सादगी भरी मुस्कान उसे देख रही थी तो दूसरी ओर आकाश की चढ़ी हुई नजरें उसे घूरने लगी। वे डर से दोनों में से किसी की ओर बिना देखे बस अच्छा हो साहब कहता हुआ ट्रे लेकर जाने लगता है। टेबल पर के एस्ट्रे कहाँ है? आकाश की कर्कश आवाज सुनते केशव अब तुरंत पलट कर आता मेज पर एस्ट्रे ढूंढने लगता है तो उसके बीच आकाश गुर्राते हुए उस पर भड़क रहा था। बेवकूफ, तुम्हें पता है ना मुझे मेरे सामान के साथ जरा भी छेड़छाड़ नहीं पसंद। क्या मैं तुम्हारे एस्ट्रे ढूंढने का इंतजार करूं? आकाश अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट की आखिरी जली बट को उसकी ओर लहराता हुआ चीख रहा था, जिससे वह अब एस्ट्रे ढूंढना छोड़कर जल्दी से अपनी हथेली उसके सामने फैला देता है, जिसमें आकाश उस आखिरी सुलगी बट को फेंकता हुआ उसे हड़काता है। गेट आउट यू इडियट। केशव सर झुकाए उस गर्म बट को मुट्ठी में भेजे चुपचाप चला जाता है। तब से यह सब देखते अरुण का चेहरा अब गुस्से से भर आया था। वे जानता था उसका भाई अपने पिता की परछाई है और उससे इससे ज़्यादा कुछ की उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन इतना सब होने पर अब आकाश के चेहरे पे एक शांत मुस्कान खेल रही थी, जबकि अरुण का चेहरा अब सख्त हो चला था। तो अब मेरे ख्याल से तुम समझ चुके होगे कि तुम्हें किस तरीके से ऑफिस में काम करना है। अरुण आकाश की बात पर कोई जवाब न देकर अब इधर उधर देखने लगता है। इससे आकाश फिर आगे कहता है, माय डियर ब्रदर, अगर ककून से रेशम चाहिए तो उस पर दया नहीं की जाती, बल्कि उसे खौलते पानी में डाल दिया जाता है। अपनी इस आदत को अपने लिए बचा कर रखो। अगर बिजनेस में जरा भी ऊंच नीच हुआ तो डैड के कहर से बचने में तुम्हारे काम आएगी। आकाश की तीखी नजर को अब घूरते हुए अरुण कहता है, वैसे भी शब्द आपके लिए बने ही भी नहीं है। सो कैन आई विल लीव नाउ? कहता हुआ अरुण उठकर बाहर निकल जाता है। ये देख बिना देखे आकाश उसे खा जा रही नजरों से घूर रहा था। न चाहते हुए ऑफिस के बोझिल समय को पार करते अरुण आखिर समय पे अपने फार्म हाउस पहुंच रहा था, जबकि अभी उसका कहीं जाने का मन नहीं था। पर वह अपने एकमात्र दोस्त योगेश को नाराज भी तो नहीं करना चाहता था। शहर से बाहर के खुले प्राकृतिक पर्यावरण में आते अब अरुण को कुछ बेहतर लगने लगा था। उसे शहर की आपाधापी बिल्कुल नहीं सुहाती थी, इसलिए कभी कभी अकेला ही वह यहाँ चला आता था और बहुत देर तन्हा यहाँ अपना वक्त बिताता था।
वह मुख्य गेट से प्रवेश करता अपने सफ़ेद चमचमाती कार पोर्च पर रुकता हुआ अंदर आता है। अब तक गेटमैन के अलावा उसे कोई नौकर नजर नहीं आया था। जरूर योगेश ने सबको कहीं भेजा होगा। वह अपने हॉल में प्रवेश करता ही है कि योगेश की आवाज़ उसे मिलती है। अब कहीं रुकना नहीं, पहले तू लेट है, आजा स्विमिंग पूल में। योगेश की आवाज़ से ही उसकी मस्ती मूड का पता चल रहा था। इस पर अरुण मुस्कुराते हुए वहीं से चेंजिंग रूम में चला जाता है। अगले पल ही वह योगेश के सामने था, जो खुद स्विमिंग पूल में फ्लोटिंग चेयर में लेटा जूस का मजा ले रहा था। तो ये है तेरी पार्टी, अच्छा है, कभी कभी अपने पैरों के नीचे हिलती हुई धरती भी महसूस करनी चाहिए, कहता हुआ अरुण एक डाई लगाता हुआ पानी में आ जाता है। अब ये तो पार्टी की शुरुआत है, असल पार्टी तो वो है, कहता हुआ योगेश अपनी नज़र से किसी एक और इशारा करता है। उसके इशारे पर के स्थान को देखते अरुण के चेहरे पर के भाव बदल जाते हैं। वे एक नज़र बेहद मुस्कुराते हुए योगेश को देख रहा था तो अगली नज़र पुल के किनारे आराम कुर्सी पर बैठी 2-3 कमसिन बालाओं पर डालता है, जिन्होंने स्विमिंग के हिसाब से भी बहुत कम कपड़े पहने थे। ये सब क्या है योगेश? अरुण अपनी घूरती नज़र से योगेश को देखता हुआ स्विमिंग पूल से बाहर आता हुआ ऊपर से बाथरोब पहनता हुआ लड़कियों की ओर बढ़ रहा था। अरे तो थका आया है तो ये बस मसाज देंगी, बस थोड़े एंटरटेनमेंट के अलावा कोई इरादा नहीं है मेरे भाई। लड़कियां एंटरटेनमेंट नहीं होती, समझा, कहता हुआ वह पड़ी हुई टॉवल और लड़कियों की ओर बढ़ाता हुआ कहता है। योगेश समझ गया था कि उन लड़कियों के सामने अपनी किरकिरी होने से बचने के लिए वह उन्हें आंखों से इशारे से जाने को कहता है। इससे वे कंधे उचकाती हुई तुरंत ही बाहर चली जाती हैं। उनके जाते ही अरुण अब बेहद सख्त आवाज़ में कहता है, तू जानता है ना मुझे, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी तूने ऐसा किया। अरे यार वो क्या है, मैं तुझे टेस्ट कर रहा था कि इन 4 साल में शायद तू कुछ तो बदल गया होगा, पर नहीं, तू तो मेरा वही खरा सोना ही निकला। एक गहरा विश्वास छोड़ते हुए वे कहता है, मुझे ना तेरे कहने पे आना ही नहीं चाहिए था। अरे अरे रुक ना, अब वो चली गई ना, तो मुझसे क्या नाराज़गी, अब आ भी ना यार। अरुण एक पल रुक कर योगेश को घूरता है, फिर आखिर उसकी बात मानता हुआ फिर से पूल में उतर जाता है। अब दोनों दोस्त साथ में तैर रहे थे। पानी की तरावट कुछ देर में ही अरुण का गुस्सा छू कर देती है और अगले ही पल साथ में पानी के अंदर कौन ज़्यादा देर रहेगा इसका कंपटीशन करने लगते हैं। कुछ देर ही तय मस्ती करते वे किनारे पे आधे पानी में डूबे साथ में मुस्कुरा रहे थे। तो आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहें बेइंतहा के सफ़र से। कहानी पसंद आने पे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने मित्रों से पक्के तौर पे शेयर करें। धन्यवाद।